नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद सीएम येदियुरप्पा राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने राजभवन पहुंचे। वहीं इससे पहले अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम येदियुरप्पा ने कहा है कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है और मैं लंच के बाद राज्यपाल से मिलूंगा। इस्तीफे के ऐलान के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पिछले 2 सालों से राज्य की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने कर्नाटक के सीएम के रूप में इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं विनम्र हूं और राज्य के लोगों को उनकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं येदियुरप्पा के इस्तीफे पर कर्नाटक के मंत्री के सुधारक ने कहा कि ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। उन्होंने मुझसे कहा कि 26 जुलाई तक उन्हें हाईकमान से अनुकूल फैसला मिल सकता है, लेकिन हम सभी को पार्टी के नियमों का पालन करना होगा और वो केवल सीएम पद छोड़ रहे हैं, सक्रिय राजनीति नहीं। इससे पहले कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर संशय बरकरार रहने के बीच येदियुरप्पा ने रविवार को कहा था कि वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, जल्द इसका पता चल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वो अगले 10 से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगे। कर्नाटक के सबसे प्रभावशील लिंगायत नेता और राज्य में 2 दशक से बीजेपी का चेहरा रहे 78 साल के येदियुरप्पा ने यह भी कहा था कि उन्हें अब तक केंद्रीय नेतृत्व से संदेश नहीं मिला है कि इस पद पर बने रहना है या हटना है। उन्होंने भरोसा जताते हुए संकेत दिया था कि सोमवार सुबह तक इस संबंध में जानकारी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रविवार तक 3 नाम सामने आए थे। पहला नाम है बसवराज बोम्मई का और वहीं अभी कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री होने के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं। दूसरा नाम विश्वेश्वरा हेगड़े और कगेरी का आता है, जो कि ब्राह्मण है और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम है केंद्रीय कोयला खनन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का, जो कि नाम आ रहा है। तो कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अपने पद से अब इस्तीफा देने के ऐलान कर दिया है और इस्तीफे के ऐलान के बाद सीएम येदियुरप्पा राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने राजभवन पहुंचे और वहीं इससे पहले अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं लंच के बाद राज्यपाल से मिलूंगा। इस्तीफे के ऐलान के बाद सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि पिछले 2 सालों में राज्य की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने कर्नाटक के सीएम के रूप में इस्तीफा देने का फैसला किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैप्टन आई सिंह जी। लगातार अब जिस तरीके से मंथन चल रहा है कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम सारे जो वरिष्ठ लीडर हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके बीच मंथन चल रहा है। क्या लगता है कि अगला चेहरा कौन हो सकता है कर्नाटक का? नहीं, क्या है योगेश जी, अभी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ जा रहे हैं कर्नाटक और वहाँ मीटिंग करेंगे सभी वहाँ के विधायक दल के नेताओं से और मीटिंग करके उसका जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे। और येदियुरप्पा जी हमारे एक वरिष्ठ नेता शुरू से रहे हैं और उनकी अब क्या है उम्र भी थोड़ा ज्यादा हो रही थी। हमारे जिस तरह से भाई पार्टी में एक रूल रेगुलेशन रखा गया है कि 70 ईयर से ऊपर जाने के बाद जो है ना बड़े पदों पे इस तरह से नहीं, मगर वो संगठन में बने रहेंगे, संगठन का काम करते रहेंगे। तो उसी तरह से जो है ना येदियुरप्पा ने जी उम्र को देखते हुए, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 80 साल होने को जा रही है, तो उम्र के हिसाब से उन्हें इस्तीफा दिया गया है। उनकी जगह किसी नए ऊर्जावान को लिया जाएगा जो सेवा कर सके, वहाँ विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। तो 1-2 दिन में ये मीटिंग करके और ये जल्दी से जल्दी इसका हल निकाल लिया जाएगा। कैप्टन आई सिंह जी, दरअसल अगर देखा जाए तो जब वो इस्तीफे के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए तो येदियुरप्पा जी का कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो दर्द छलका, वो भावुक हो उठे थे। उन्होंने कहा कि वो हर वक्त अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? योगेश जी, क्या होता है बिल्कुल जायज है, उनका दर्द छलकना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कर्नाटक की सेवा वर्षों की है और बड़े ईमानदारी बड़ी मेहनत से करी है। हम जब एक किसी सर्विस में होते, अगर सर्विस से हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर मिल जाता है तो उसमें हमारे मन
और आंसू छलक आते हैं वो जगह छोड़ने पे। हालांकि दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मगर उस जगह से दूसरी जगह जाने में मेरा दर्द हो, तो उसी तरह से है उनका आत्मीय लगाव है तो सब चीज से, तो वो वाजिब है, उसमें कोई बुरा नहीं है, होना भी चाहिए ऐसा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कोई दुखी है। उन्होंने एक शब्द और भी कहा है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि मैं इससे दुखी नहीं हूँ, मैं इससे खुश हूँ। इस्तीफा देके मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये दर्द तो जो है ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट होते तो वो महसूस होने लगता है। अपने इस घर से उस घर में जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा लगता है कि अब हम दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरे अब तो ये चीजें नॉर्मल है, इनको कोई ज्यादा वो नहीं लिया जाए। येदियुरप्पा जी हमारे बहुत खुश है और अपनी इच्छा अनुसार इस्तीफा दे रहे हैं। ये नहीं कोई उनसे जबरदस्ती मांगा गया हो, कब उनकी खुद की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो थोड़ा काम काज जितना राज्य का जिस तरह से करना चाहिए और जो पार्टी की गाइडलाइन है उस हिसाब से भी है, क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन बना दी गई है, इससे ऊपर जो है ना सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, बाकी काम करते रहेंगे, संगठन में काम सब करते रहेंगे। तो उसी को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, बाकी और कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, जो पार्टी की गाइडलाइन है वो 75 गाइडलाइन रखी गई है। उनकी उम्र, येदियुरप्पा जी की अगर उम्र देखी जाए तो वो 78 वर्ष के हो चुके हैं, 2 साल सरकार के हो चुके हैं। 2 साल सोमवार को पूरे हुए, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस्तीफा लिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर पिछले दिनों का जो जिक्र किया जाए, उसे याद किया जाए, तो कई विधायकों ने ये आवाज़ उठाई थी, पार्टी के विधायकों ने ही आवाज़ उठाई थी कि 75 वर्षीय येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि उन्हें मार्गदर्शक की प्रणाली में होनी चाहिए, मार्गदर्शक वाली लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब आने वाले, क्योंकि 2 साल तो पूरे हो गए हैं, सरकार को 3 साल बचे हुए हैं, अब नए सीएम के चेहरा, क्या युवा चेहरे की तलाश कर रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना अब जो सीएम आएगा बिल्कुल जो है ना एक युवा चेहरा होगा और कर्नाटक का होगा, बहुत अच्छा वहाँ का चर्चित चेहरा होगा, जो कर्नाटक के विकास में कहीं से कहीं गति रुक ना पाए, उसको और डेवलप करे। तो येदियुरप्पा जी ये बात सही है कि जो हमारी गाइडलाइन है उससे ऊपर हो गए थे, तो हमने अपनी गाइडलाइन भी मेंटेन करना है, उसी को देखते हुए उन पर कोई दबाव नहीं रहा है। उन्होंने स्वच्छता से अपनी से इच्छा से इस्तीफा जो है ना पार्टी को दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हम इसके बाद संगठन में काम करते रहेंगे। तो संगठन में अब वो जिस तरह से गाइडलाइन है कि इसके 75 के बाद जो है वो मार्गदर्शन समिति में आ जाते हैं और संगठन को अपना मार्ग देते हैं, अपनी जो अपने जो उनके मार्गदर्शन में जो अच्छा किया है वो लोगों को एक अच्छा रास्ता देते हैं, दिशा देते हैं, एक अच्छी दिशा और निर्देश देते हैं। तो उसमें कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है और ना ऐसा ही कुछ है। बाकी ये आंसू तो क्या है कि वो हमने जो आपको बताया ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मन का एक वो होता है। हम अगर भाई भाई है, अगर एक जगह एक सर्विस से दूसरी जगह जाते हैं तो भी ये लगता है कि अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो वो एक होता है ऐसे, इसके लिए इसको ज्यादा उसमें ना लिया जाए। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और वहां के उप मुख्यमंत्री सऊदी जी का, और साथ ही साथ अगर संगठन के महासचिव का जिक्र किया जाए, बीएल जोशी जी का भी नाम आ रहा है सामने, आएंगे, इसका जवाब लेंगे आपसे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन आई सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से अब जो नाम सामने आ रहे हैं, दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का अगर वहां जिक्र किया जाए और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी का अगर जिक्र किया जाए, उनका नाम सामने आ रहा है। संगठन महामंत्री जो हैं बीएल जोशी जी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और इसी बीच अब क्या लगता है कि इन जो नामों का मंथन चल रहा है, इसमें कौन सबसे आगे आ सकता है? नहीं, क्या है, जोशी जी भी हैं और जो युवा चेहरा है ये भी जो आपने बताया संसद मंत्री, तो ये सभी हैं हमारे यहाँ। अब पूरा हमारा पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा और कर्नाटक के भी उसमें विधायक मिनिस्टर बैठेंगे और इसके ऊपर मंथन किया जाएगा कि सबसे बेहतरीन कौन रहेगा जो कर्नाटक को भली भांति बहुत अच्छी क्रिया रूप से चला सके, जो वहाँ का विकास और उसमें कोई जो जिसका अनुभव हो
अच्छा अनुभव हो, वहाँ कर्नाटक के लोग भी पसंद करते हो, तो ये सब चीजें मीटिंग में इन्हीं के ऊपर मंथन किया जाएगा। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी निकल चुके हैं और वहाँ की पूरी रिपोर्ट बना के यहाँ दिल्ली लेके आएंगे और दिल्ली में फिर वो नाम जो है जो भी वहाँ से बनेगा उसको फाइनल कर दिया जाएगा। तो येदियुरप्पा जी पार्टी के बहुत अनुभवी नेता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका अनुभव पार्टी हरदम लेती रहेगी। वो हमारे वरिष्ठ नेता थे और हैं और आगे भी रहेंगे। भले ही वो सीएम पद पे ना हो, मगर उनका जो पावर है, उनकी जो इज्जत मान सम्मान है, वो उतना ही बना रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके अनुभव का लाभ पार्टी और संगठन हरदम लेता रहेगा और यही उनसे उम्मीद रहेगी कि वो अपने अनुभव से कर्नाटक को और अच्छी दिशा निर्देश बैठ के देते रहे आगे वाली सरकार को। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। कैप्टन आई सिंह जी जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। सोमवार को बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा तब हुआ है जब आज ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में अब हर किसी की नज़र इस बात पर है कि अब बीजेपी राज्य की कमान आखिर किसे सौंपेगी। और बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार दोपहर को राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन पर हाईकमान का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने खुद इस्तीफा दिया, मैंने किसी नाम को नहीं सुझाया है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफ़ी काम करना है, हम सभी को मेहनत के साथ काम करना चाहिए। भावुक हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वह हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। सोमवार को कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है और बीएस येदियुरप्पा भी सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में भी हलचल अब तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह से चर्चा की है। माना जा रहा है कि जब ही ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद सीएम चुना जाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हालात पर चर्चा की है। बता दें कि कर्नाटक की सियासत को लेकर लंबे वक्त से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने नई दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और तभी से बात कही जा रही थी कि अब येदियुरप्पा अपना पद छोड़ सकते हैं। और जब से बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें तेज हुई थी, तभी से लिंगायत समुदाय के लोगों का बीएस येदियुरप्पा से मिलना भी जारी था। ऐसे में इन मुलाकातों को केंद्रीय नेतृत्व के दिए जा रहे एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि बाद में बीएस येदियुरप्पा ने साफ किया था कि अगर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी, लेकिन यह सरकार 1 साल ही चल पाई थी और बाद में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन अब कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है और 2 साल पूरे हो चुके हैं कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार के। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में अगली खबर का रुख करेंगे। देश के कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और इसे लेकर कांग्रेस अब मैनिफेस्टो की तैयार करने में जुट गई है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है। वहीं समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई विफलताओं से जनता परेशान है और वहीं यही वजह है कि जनता 2022 में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जल्द मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात से बातचीत करेंगे और कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 4.5 वर्षों में इस राज्य का भट्टा बैठाया, राज्य में रोजगार से लेकर के, महंगाई से लेकर के, महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर के,
किसानों की आत्महत्या से लेकर के इस पे कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो 4.5 वर्ष संघर्ष किया है, अब पार्टी पूरी तरीके से जनता के बीच में इन मुद्दों पर जो हमने संघर्ष किया है, उन तमाम बातों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा नया ढांचा पार्टी ने घोषित किया है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह, हमारे चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष श्री हरीश रावत, सारे सीनियर लीडर्स, इनके मार्गदर्शन में हम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम लोगों से राय मशवरा करके पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष नवप्रभात जी और मैं संयोजक के रूप में हम लोग प्रदेश के तमाम वर्गों से बातचीत करके राज्य का एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जनोन्मुखी हो, जनता के सरोकारों से जुड़ा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखपत बटोला जी, कांग्रेस के नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखपत बटोला जी। जिस तरीके से अगर उत्तराखंड का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है, कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आती है। और क्या मेन मुद्दे होंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो को तैयार करने की अब शुरुआत कही जाए तो कांग्रेस की तरफ से होने लगी है, ऐसे जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है। तो क्या मेन मुद्दे होंगे आपके? देखो पांडे जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक प्रदेश के लिए पिछले 5 सालों से संघर्षरत है। यहाँ के हर एक आम जन की आवाज उठाना कांग्रेस का कर्तव्य था, कांग्रेस ने उठाया है। कांग्रेस ऐसा नहीं कि आज सक्रिय हो जाए, चुनाव आ रहे, चुनावों की वजह से। हमारे लिए जनहित चुनाव से महत्वपूर्ण होता, आम प्रदेश और देश महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारे कमेटियों का गठन हो गया है, सब चेयरमैन बन गए उनके, और नवप्रभात जी के नेतृत्व में हम आम जनता, यही हमारा नया कॉन्सेप्ट था, इस नव प्रयोग था कि हमने 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाए हैं कि अध्यक्ष के साथ आम जनमानस से समन्वय बिठा पाए, उनके क्या परेशानियां हैं प्रदेश के अंदर, वो छोटी छोटी बातें हमारे पास है, उनका निराकरण के लिए हम काम करें। ये भाजपा के 5 साल का कार्यकाल और कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल, जिस कार्यकाल में पिछले में हमने उत्तराखंड के रहन सहन, भाषा, बोली, कला, संस्कृति, खान पान, भीमल सेमल से लेकर गार्ड गरेरों को उपेरने का काम किया। यहाँ की पहचान, उत्तराखंडियत की पहचान के लिए कांग्रेस ने बड़ा संघर्ष 5 साल में किया था, भाजपा ने उसको कहीं न कहीं किनारे करने का काम किया। ये हमारा मुद्दा है, ये पहले भी था। पलायन हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आप जानते हैं भाजपा के 3 विधायक पे महिला बलात्कार के आरोप लग चुके हैं। महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा है, यहाँ के नौजवानों से लेकर मातृ शक्ति से लेकर और पलायन के जो वृद्धों की पीड़ा है, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्कूलों पे हमारा फोकस है। इनके अलावा भी हम उत्तराखंड के लिए जो पहचान, यहाँ के जो रिसोर्सेज बढ़ाने के, यहाँ का किस रिसोर्सेज बढ़े, उस पर हम काम कर रहे हैं और उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उन्होंने, प्रभात जी ने फ़ोन करके ये बताया था और उन्होंने कहा था कि वो मैनिफेस्टो कमेटी अध्यक्ष का जो पद है वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नाराजगी शुरुआती दौर में देखी गई थी और अब कैसे उनको मनाया गया, क्या हुआ, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर इस तरीके से कार्यकर्ताओं में अंदरूनी जो घमासान मचा है, अगर ऐसे यही हालात रहें तो कैसे आप सक्रियता दिखा पाएंगे आने वाले चुनावों में? पांडे साहब, ये कांग्रेस में न मनभेद है, न मतभेद है, न कांग्रेस में किसी तरह का मनमुटाव है। कांग्रेस उस पवित्र गंगा की तरह है जिसमें सारी नदियां आके मिलती है। और मैं आपसे कह सकता हूँ, यहाँ का एक ही कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, इस भाजपा को, जिसने इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया, उसको यहाँ से सत्ता से उन्मुख करने का काम करेगी। आपने नवप्रभात जी की बात कही, आपसे मैं कह सकता हूँ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पर कहाँ पे उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, कहाँ उन्होंने मना किया कि मैं नहीं लेना चाहता हूँ। वो पिछली बार भी मैनिफेस्टो के चेयरमैन थे, इस समय भी चेयरमैन है। ये मीडिया का एक सपूगा है कि इस तरह के मनमुटाव है। कांग्रेस में हर आम जन में कोई मनमुटाव, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, न मनभेद है, न मतभेद है। हमारा केवल एक संदेश है कि प्रदेश का विकास हो। ये प्रदेश का विकास जो अवरुद्ध हो चुका है, इसको किस तरह से पुनः पटरी पर लाया जाए, ये तभी आ पाएगा जब 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार यहाँ से जाएगी।
ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तो दिल्ली मॉडल का जिक्र कर रही है कि उत्तराखंड को दिल्ली मॉडल की तरह वहां पर उत्तराखंड का विकास करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने दावे कर ही रही कि उसने आज पिछले पूर्ववर्ती सरकार में उसने विकास किए हैं और आने वाले समय में और उत्तराखंड को आगे विकास के पथ पर ले जाएगी। लेकिन कांग्रेस के मुद्दे क्या होंगे? दरअसल कांग्रेस तो केवल इसी बात का ठीकरा फोड़ रही है ना, इसी बात का केवल बात कह रही है कि देश में महंगाई फैली हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे बढ़े हुए हैं। तो क्या केवल यही मुद्दे होंगे? और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पर तो बीजेपी भी जब विपक्ष में हुआ करती थी तब आपने देखे होंगे कि उनका क्या तरीका था और क्या असर सरकार में पड़ता है। विपक्ष की आवाज का सरकार सुन पाती है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पांडे जी, आप एक बात को स्पष्ट समझिए, दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है और मेरे एक ग्राम सभा गढ़वाल के ग्राम सभा का क्षेत्रफल से बड़ा होता है। यानी एक ग्राम सभा में 100 विधायक है। पहली बात, देश की राजधानी तो सोच से ज्यादा है। दूसरी बात, इससे पहले दिल्ली को विकास के नाम से जाना जाता। कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित जी ने जो विकास किया था उसके लिए दिल्ली जाना जाता। ये इस तरह के जिन पार्टियों का आप मामले में नाम भी नहीं लेना चाहता, उस पार्टी का जिस पार्टी का एक वार्ड मेंबर इस प्रदेश के अंदर नहीं है, वो चुनाव में आके कहता हम फ्री चीजें दे लें। प्रदेश के रिसोर्सेज को लेकर के उनको ज्ञान नहीं है, केवल और केवल भ्रामक तथ्य है। मैं आपसे पुनः एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या कांग्रेस उसको भी ना उठाए? क्या किसान मर गए, 700 से ज्यादा मर गए, इन्होंने साधा ले लिया, क्या ये मुद्दा नहीं? यहाँ का बेरोजगारी मुद्दा नहीं। सुन लीजिए, हमने ये कतई नहीं कहा कि ये मुद्दा नहीं है। हमने ये कहा कि विपक्ष की आवाज कितनी तेज है ये बहुत मायने रखती है कि सरकार के कानों में उसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। समस्या इस बात की है। लीजिए, कानों में पड़े न पड़े, ये सरकार नहीं सुनेगी तो लोकतंत्र इसीलिए इस देश को कांग्रेस ने दिया है। इस देश में लोकतंत्र लाने के लिए कांग्रेस ने लाखों लोगों ने सादा दी और कांग्रेस ने जो इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित किया, भाजपा उसको तोड़ने का काम करे। लेकिन जनमानस को पता चलना चाहिए, जनमानस के मन में होना चाहिए कि ये निरंकुश सरकार है, ये जनता के हित से ज्यादा डिक्टेटरशिप लाना चाह रही है। इसकी पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप देखो, आज महंगाई है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा से लेकर किसानों से पलायन है, किसानों के लेकर मुद्दे। आज हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से ट्रैक्टर में संसद के अंदर गए हैं और उन्होंने कहा यदि आवाज किसान की आवाज जिन्होंने खेत में करना था नहीं सुने, जब संसद के अंदर भी सुनाई देगी। और कांग्रेस संसद से लेकर और विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क से लेकर और छोटी छोटी पंचायतों तक भी कांग्रेस इस मुद्दों को, जन मुद्दों को उठाएगी। जन आंदोलन इस देश को लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया, इस देश को 527 रियासतों को मिला के एक समृद्ध हिंदुस्तान कांग्रेस ने दिया था। लेकिन भाजपा जिस तरह से तार करने का काम करे, ये कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस का आम जनमानस जब तक उसके सीने में एक भी खून का बूंद है, वो इस देश के लिए, इस देश के अस्तित्व के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहेगा। मैं आपसे पुनः कह सकता हूं कि 22 में यहाँ की जनता भाजपा को शून्य पे लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखपत बटोला जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो पोर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे राज कुंद्रा फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और इसी मामले में इस साल फरवरी के महीने में बहना वरिष्ठ गिरफ्तार किया गया था और बीते रोज राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें वो और उनकी टीम के लोग गहना की गिरफ्तारी से बेहद परेशान हो गए थे। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने इस केस में गहना वशिष्ठ से पूछताछ के लिए समन भेजा है और गहना का कहना है कि वो फिलहाल भोपाल में है। इस बीच गहना ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में गहना वशिष्ठ ने लिखा है कि सच जल्दी ही सामने आएगा। वो लिखती हैं, भगवान सबको देखता है और सबका हिसाब यही होता है। आज मैं फंसी हूँ, कल तुम फंसोगे। गहना वशिष्ठ किन लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं ये तो उनकी पोस्ट से जाहिर नहीं हो रहा। बीते कुछ दिनों से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लेकर के लगातार जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, वहीं जुलाई को हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद से बॉलीवुड भी हैरान है। मामले पर अब तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ चुके हैं। अब कॉमेडियन सुनील पॉल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील ने पुलिस को राज के रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए बधाई दी थी। उन्होंने कहा जो हुआ वो होना था और यह जरूरी भी था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो वेब सीरीज हो या दूसरी जगह, बड़े लोग वहां सेंसरशिप ना होने का फायदा उठा रहे हैं और इन दिनों जो वेब सीरीजें बन रही हैं उन्हें घर पर नहीं देखा जा सकता है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।